नमस्कार दोस्तों, मैं हरीश चौहान और आप देख रहे हैं VIP मैटर चैनल। दोस्तों, अमीर होना सब कोई चाहता है और अमीर होने की लालसा अभिलाषा में कोई बहुत मेहनत करता है और कोई बड़ी ईमानदारी से अमीर होता है, धीरे धीरे होता है। लेकिन अमीर होने की लालसा में कई लोग ऐसे भी हैं जो गलत कदम उठा लेते हैं और आज की यह कहानी उन्हीं गलत लोगों की है जिन्होंने अमीर होने की लालसा में एक परिवार की तीन महिलाओं की हत्या कर दिया उन्होंने। कहानी है मध्य प्रदेश के इंदौर शहर की। इंदौर शहर में एक बहुत ही पास इलाका है ना, श्रीनगर। मेघा देशपांडे जो एक मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी में काम करती थी और उनकी उम्र 42 साल थी। उनकी एक बेटी थी अश्लेषा देशपांडे, जिनकी उम्र 23 साल थी और वह BEd की स्टूडेंट थी, 3rd ईयर की। मेघा देशपांडे के साथ उनकी मां रोहिणी फड़के भी रहती थी, जिनकी उम्र 70 साल थी। ये देशपांडे परिवार उज्जैन से अभी कुछ ही दिन पहले आकर के और इंदौर के श्रीनगर इलाके में रह रहा था, एक किराए का कमरा लेकर के। मेघा देशपांडे की आमदनी अच्छी थी। उनके पति जो थे दूसरे शहर में बैंक के अच्छे खासे पद पर कार्यरत थे और एक दिन 16 जून साल 2011 को ये मेघा देशपांडे अपनी बेटी और अपनी मां के साथ एक शॉपिंग मॉल पर जाती हैं और वहीं पर एक लड़की नेहा वर्मा, जिसकी उम्र 23 साल थी और उसका काम था ब्यूटिशियन का काम वह करती थी और वह लड़की उनको देख लेती है। मेघा देशपांडे की खासियत यह थी कि वह महंगे कपड़े पहनती थी और महंगे जेवरात अपने शरीर पर पहनती थी। और नेहा वर्मा जो लड़की थी, उसने जब देखा मेघा देशपांडे को तो इसके मन में लालच आ गया कि इस महिला से ज़रूर दोस्ती करनी चाहिए और तब बात कुछ आगे बनेगी। और इस मकसद से उसने मेघा देशपांडे के साथ वहीं पर मिली वह और दोस्ती का हाथ बढ़ाया और कहा कि मैडम, हमको भी आपकी कंपनी में जॉब करना है, कोई उपाय कीजिए कि हम भी आपके साथ रह लें, जॉब हमको भी मिल जाए। अब मेघा देशपांडे का काम भी वही था, एक के बाद एक औरत को, लड़की को अपने जॉब में जोड़ते जाना और इस तरह से इस कंपनी का काम चलता था। एक के साथ दो के साथ 4 और तब जाकर के यह जंजीर आगे बढ़ती थी। मान गई मेघा देशपांडे और फ़ोन नंबर भी दे दिया नेहा वर्मा को और अपने बारे में सब कुछ बता दिया कि हमारे पति हमारे साथ नहीं रहते हैं, वे दूसरे शहर में बैंक में अच्छे पद पर कार्यरत हैं। हम तीनों, माँ, बेटी और मेरी माँ, इंदौर के श्रीनगर में रहते हैं। अपने घर का पता भी मैडम बता देती हैं उस लड़की नेहा वर्मा को और तब फ़ोन पर बातें होने लगती हैं। और तभी आता है 19 जून 2011 का दिन था। वह मेघा देशपांडे के लिए बहुत खतरनाक दिन था।
और ये लड़की वहाँ पर पहुँचती है वह फार्म भरने के लिए, जिस फार्म को भरने के बाद उस कंपनी में जॉब मिलना था। फार्म मेघा देशपांडे उस लड़की को दे देती हैं और कहती है कि तब तक तुम भरो। वह लड़की जानबूझ करके कहती है कि मैडम, हमारी समझ में यह लाइन नहीं आ रही है कि यहाँ क्या भरना है, हमारी समझ में ये नहीं आ रहा है, अगर आप इजाज़त दें तो मैं अपने दोस्त को बुला लूँ, वह हमारी सहायता कर देगा, पढ़ा लिखा है। इस बात पर भला मैडम को क्या एतराज़ होने वाला था। मैडम कहती है कि ठीक है, तुम्हारी जो मर्जी, बुलाकर अपने दोस्त को फार्म भरवा लो। और तब वह फ़ोन करती है अपने दोस्त राहुल चौधरी के पास, जिसकी उम्र 24 साल थी। और राहुल चौधरी भी इसी मकसद से कुछ आसपास ही रुका हुआ था कि कब फ़ोन आएगा और कब हमको बुलाया जाएगा। राहुल चौधरी मौके पर नेहा वर्मा के बुलाने पर तुरंत पहुंचता है, लेकिन वह अकेला नहीं जाता है, वह एक अपने साथी मनोज आटोद को भी अपने साथ ले लेता है। मनोज आटोद की उम्र 32 साल थी। जब मनोज आटोद और राहुल चौधरी को मेघा देशपांडे देखती हैं तब कुछ गड़बड़ लगता है इनको कि हमारे घर में ये लोग क्यों घुस आ रहे हैं। लेकिन तभी मौका पा करके और राहुल चौधरी अपने साथ में जो पिस्टल लाया था उससे फायर झोंक देता है मेघा देशपांडे पर। मेघा देशपांडे लहूलुहान हो करके, कुछ समझ में नहीं आता है उनके कि क्या हो रहा है, लहूलुहान हो करके धरती पर गिर पड़ती हैं और कुछ ही क्षण में उनकी जान निकल जाती है। बेजान होकर के वह फर्श पर पड़ी हुई थी। गोली चलने की आवाज़ जब ऊपर जाती है तब मेघा देशपांडे की माँ रोहिणी फड़के और मेघा देशपांडे की बेटी अश्लेषा देशपांडे दौड़ती हुई आती हैं और देखती हैं कि ये तो नीचे पड़ी हुई हैं, खून निकल रहा है शरीर से। और तब हो हल्ला मचाने लगती हैं और उनका मुंह बंद करने के लिए ये लोग जो चाकू लाए थे अपने साथ, चाकू और रिवाल्वर लाए थे, तो इन लोगों का मुंह बंद करने के लिए ये राहुल चौधरी और मनोज आटोद दोनों के ऊपर ताबड़तोड़ चाकू से वार करने लगते हैं। और मौका पा करके ये राहुल चौधरी अपने पिस्टल से अश्लेषा देशपांडे पर वार करता है, लेकिन इसका जो पिस्टल का जो घोड़ा होता है वह फंस जाता है और गोली निकल नहीं पाती है। 70 वार करने के बाद से ये दोनों भी, अश्लेषा देशपांडे और रोहिणी फड़के की मौत हो जाती है घटना पर ही। और तब वह गोली निकालने के चक्कर में राहुल चौधरी घोड़े को दबाता है और घोड़ा दबता है, लेकिन गोली राहुल चौधरी के पैर में लग जाती है। और तब ये लोग किसी तरह से जल्दी 15 मिनट के अंदर 5 लाख के जेवर और 1.5 लाख रुपया नगद कैश और 2 ATM कार्ड लेकर के, और ये तीनों घटना स्थल से रफू चक्कर हो जाते हैं। और तब सुबह हल्ला होता है और सारे लोग, इलाके के लोग जब जमा हो जाते हैं और पुलिस भी आ जाती है, और तब लोग इन आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग करने लगते हैं। और तब पुलिस छानबीन करती है। सबसे पहला सबूत तो पुलिस के पास यही था कि जो खून गिरा हुआ था उस खून में पैर को रख करके और आरोपी भागे थे,
इसलिए कमरे में जगह जगह पर खून से सने हुए पैरों के निशान थे और 3 लाश की जो शवों का जो खून का टेस्ट लिया गया उसमें चौथे आदमी का खून भी पाया गया और तब पुलिस के दिमाग में आया कि कहीं न कहीं जो हत्यारे हैं उनका खून भी इसमें गिरा हुआ है, यहाँ पर चोट लगी है किसी हत्यारे को भी। और तब पुलिस जगह जगह हॉस्पिटल में फ़ोन करके मालूम करती है कि कहीं कोई 19 जून को भर्ती तो नहीं हुआ है किसी हॉस्पिटल में। और तब एक हॉस्पिटल से पॉजिटिव रिस्पांस मिलता है इनको कि हाँ, इस हॉस्पिटल में 19 तारीख को एक गोली लगने वाली घटना का जो मरीज है वह अपना पैर का इलाज करवा रहा है, उसके पैर में गोली लगी थी। और तब आनन फानन में पुलिस वहाँ पहुँचती है और इस रोहित उर्फ राहुल चौधरी को गिरफ्तार कर लेती है। और जब राहुल चौधरी गिरफ्तार होता है तो उसके इन्फॉर्मेशन के आधार पर नेहा वर्मा को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है और मनोज आटोद को भी गिरफ्तार कर लिया जाता है। और इन लोगों के ऊपर हत्या के आरोप में इंदौर के सेशन कोर्ट के द्वारा 58 पेज की याचिका दायर की जाती है इन लोगों के खिलाफ और इन लोगों को फांसी की सज़ा सुनाई जाती है। और वो भी एक बार नहीं 3 बार इन लोगों के रेयर केस को देखते हुए इन लोगों के दिल में कितना घिनौना छिपा हुआ था अपराध, उसको देखते हुए 3 बार फांसी पर लटकाए जाने की जो सज़ा कोर्ट सुनाती है। और तब इन लोगों को 13 दिसंबर 2013 को यह फैसला सुनाया गया था और तब इन लोगों ने उस फैसले के खिलाफ हाई कोर्ट में याचिका दायर किया था, लेकिन हाई कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। तब इन लोगों ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया और दया याचिका दायर किया है। दया याचिका इन तीनों ने दायर किया है, लेकिन देखते हैं क्या होता है। सुप्रीम कोर्ट इन लोगों की दया याचिका खारिज करती है या उस पर विचार करती है, लेकिन यह विचार करने वाला केस तो नहीं दिखाई देता है, क्योंकि एक ही परिवार के 3 पीढ़ियों का इन लोगों ने जो बेरहमी से कत्ल किया था वह अपने आप में एक रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की श्रेणी में आता है। और इंदौर के सेशन कोर्ट का यह पहला मामला था जब इंदौर के सेशन कोर्ट ने किसी महिला को धारा 302 के अपराध में फांसी की सज़ा सुनाई हो। तो दोस्तों, हमारा वीडियो बनाने का मकसद यह है कि इससे किसी को कोई नुकसान न हो और आप सतर्क रहें, आप अपने परिवार को सतर्क रखें, कदम कदम पर सावधान रहने की ज़रूरत है। और हम फिर मिलेंगे कल किसी नई अपराध की कहानी के साथ। तब तक हमें दीजिए इजाज़त। जय हिंद, जय भारत। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा कि इन लोगों के साथ इन लोगों ने याचिका जो दायर किया है उस पर क्या फैसला होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट अगर फांसी देता है तब ठीक है, या इन लोगों को छोड़ दिया जाता है दया याचिका के बल पर तो ठीक है। ज़रूर कमेंट में लिखिएगा और फिर मिलेंगे हम कल। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।